हाँ भैया। क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम्म। सब बढ़िया। सुबह से क्या पढ़ा भाई आप लोगों ने? हम्म। ओके, एक सेकंड। एक सेकंड। वेट वेट वेट। सोचा था इंग्लिश पढ़ूंगा पूरे दिन, बट यू हैड अदर प्लान्स। अरे पढ़ तो लिया दोस्त, इंग्लिश क्या करोगे बे तुम? तो तुमको किसने बुलाया बे? तो तुम्हारे लिए ऑप्शनल क्लास थी ना, यूट्यूब पे। तो मैं करने की जरूरत क्या है? कितनी बार पढ़ोगे तुम सेम चीज को? मजा आ रहा है, 11:30 से पढ़ रहे हो। ओके चलो, ठीक है, ग्रेट। तो अभी हम आज इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे भैया जी, अपनी इकोनॉमिक्स जी को आज हम खत्म करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड। तुम हो साथ मेरे। आरंट यू टायर्ड? यहां पर टायर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा पता है? जब भी आर के साथ, सुनो, पता है? अगर इज एम आर के साथ ना आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, दो ही केस में आता है, ठीक है। एक केस आपका होगा जब आपका ये पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। और दूसरा केस होगा जब वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। तभी बेसिकली आएगा। एक सेकंड गाइस, वेट, रुकना। चलो शुरू करते हैं। तो जवानों, दिल को सुकून चाहिए, दूरी कर्ज चाहिए, जैसे तुम्हें कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे क्यों चाहिए दिल को तेरी ये मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। चलो भाई, ठीक है। तो जवानों, पहले आज हम पढ़ेंगे बजट वाला पोर्शन। राइट। बजट का पोर्शन पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है भाई। पहले हम पढ़ेंगे बजट। और इतना मजा आएगा आपको। और आज पता, आपको फील नहीं होगा कि आप सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स का हमारे, ठीक है। तो आज ये पूरी स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बाद एक स्लाइड और है। राइट जवानों। तो आई डोंट केयर कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बजट, ठीक है। बजट पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाएंगे। सो आई डोंट केयर कितना टाइम लगने वाला है आज, ठीक है। बिकॉज हमारे पास एफकैट की क्लास रात में है नहीं। तो तसल्ली से तुम्हारा रात दिन यही गुजरेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। एक और चीज। एक मिनट। हम्म। एक और चीज ये है कि कल, कल दोपहर में, ठीक है, कल जवानों दोपहर में हम लोग, एक सेकंड,
कौन सा कलर यूज करूं? कल दोपहर में हम लोग क्या करेंगे पता है? बायो रिवाइज करेंगे, कंप्लीट बायो रिवाइज करेंगे। वो जो उस दिन हमने जैसे फिजिकल ज्योग्राफी रिवाइज की थी ना, वैसे ही कल का शेड्यूल ये होगा। कल का शेड्यूल बड़ा प्यारा है, वो मैं आपको रात में शेयर करूंगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग शेड्यूल है कल का। जैसे आज का शेड्यूल आपको हेक्टिक लगा क्या, है ना? आज का शेड्यूल कुछ लोग को हेक्टिक लगा होगा, तो फिर वेट फॉर टुमारो, कल का शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा। मतलब आपको इतना मजा आ जाएगा ना कि देखना, ठीक है? तो बायो रिवाइज करेंगे दोस्तों कल हम, पहली चीज तो ये, ठीक है। उसके बाद परसों जो आपका सेम बायो के ऊपर 100 MCQs होंगे जो आप पहले करेंगे। उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा परसों। तो इस तरीके से आपकी बायो और फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, पूरा रिवाइज हो जाएगा जवानों। ठीक है, तो पढ़ तो रही ही है, रिवीजन में मैं ही करा रहा हूं भैया जी। कि आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से भी कर रहे होंगे आप, लेकिन स्टिल जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैंने आपको इवन रिवाइज करा दिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, सेम चीज को हमने पढ़ लिया, तब तक फिर मुझे ही मजा नहीं आता ना। तो पूरा करके भेजाऊंगा मैं आपको, ठीक है? चलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है बजट, राइट, जो कि आप पॉलिटी में पढ़ोगे। पॉलिटी हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो पॉलिटी में भी आप इसको कवर करते हो। एक मिनट देना मुझे। चलो भाई, ठीक है। 2025 के दोस्तों हमारे पीवाईक्यूज भी होंगे, उसको भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी एकदम काम, एकदम शांत रहना, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चलो ठीक है। तो दोस्तों टॉपिक हमारा होगा बजट। अब देखो, बजट वर्ड कहीं पर मेंशन नहीं है, राइट? हमारे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो आपको बजट वर्ड कहीं पर दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? हमारा आर्टिकल 112 जो है, उसमें आपका ये मेंशन होता है कि एक हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा एक आएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों हमारा आएगा। बजट वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं होगा, ओके? बजट वर्ड हमारा कहीं पर भी जवानों मेंशन नहीं होगा, ध्यान रखना, ओके? ना तो ये कहीं पर मेंशन है, हमारा सीधे क्या होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, जहां पर सारी चीजें गिवन होंगी। अब दोस्तों जब मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं बजट, तो इसको रिलेट करना अपने घर के बजट से। आप ऐसे बहुत लोग अपने घर में बनाते होंगे बजट, या मम्मी को पापा को देखा होगा बनाते हुए, है ना? तो घर घर का जब बनता है आपका बजट, दोस्तों आप इमेजिन करो, जो आपके घर का बनता है बजट, तो वो भी दो प्रकार से बनता है, राइट? एक प्रकार से बनता है कि यार आज सब्जी कहां से आएगी, है ना? एक बजट हमारी ये बनती है कि आज सब्जी कहां से आने वाली, राइट? और दूसरा बजट आपका बनता है कि यार अच्छा, 2 साल बाद टीना की शादी करनी है ना? उसके लिए पैसा कहां से आएगा? या टीना का एडमिशन कराना है कॉलेज में, है ना? या हायर स्टडीज के लिए भेजना है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, राइट? तो बजट हम जैसे घर के लेवल पर दोस्तों, घर पे रहकर दो लेवल पर हम बनाते हैं। एक सेकंड, ओके। जैसे हम घर पर रहकर दो लेवल पर दोस्तों बनाते हैं बजट, राइट? और नहीं, जो 100 MCQ में देता हूँ पीवाईक्यूज नहीं होते उसमें, एक दो पीवाईक्यू होते हैं तो होते हैं, बाकी सब खुद से बनाते हैं भाई। तो कहने का मतलब, बजट हम बनाते हैं दो लेवल पर, एक होता है शॉर्ट टर्म के लेवल पर और एक होता है लॉन्ग टर्म के लेवल पर, ठीक? शॉर्ट टर्म लेवल पर अलग और लॉन्ग टर्म लेवल पर अलग, ठीक है? ये है हमारा बजट। आ जाओ नेक्स्ट। तो बजट इज बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। अब ना कुछ टर्म हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स के, मेरे भाई। एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? रिसीट आपको कब मिलती है? आप जाते हैं कुछ खरीदते हैं, आपको बदले में रिसीट मिलती है। सीरियस जर्नी में आपने बैच ज्वाइन किया था, आप इनवॉइस जो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से, बिल्कुल उसी को रिसीट बोलते हैं। तो जो पेमेंट आप करोगे, राइट, या जो पेमेंट आपको मिलेगी बेसिकली, मतलब उसकी रिसीट होगी। तो रिसीट हो गया और साथ में जो खर्च हो गया, कहने का मतलब सरकार कहां से पैसा कमाएगी,
और कहां कहां खर्च करेगी, इसका एक हिसाब किताब आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, जिसको हम कहते हैं बजट। अब बजट हमारा पास कैसे होता है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, पॉलिटी का टॉपिक है हमारा वो, ठीक है। पॉलिटी में उसको हम पढ़ेंगे और एक हफ्ते के अंदर ही आप पूरा पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ का टॉपिक नहीं है कि बजट के स्टेजेस हमारे क्या होते हैं पास करने वाले, रिलैक्स। तो ये दोस्तों आपका हमारा हो गया, ओके। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपके हमारे एक फंड होता है, एक हमारा फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम उधर पढ़ेंगे, बट अभी यहां पे देख लो दोस्तों, जो आपका ये फंड है इसमें से आप पैसा दो प्रकार से निकाल सकते हो। इसमें एक पैसा आपका दोस्तों चार्ज होता है, और दूसरा पैसा आप इसमें से ड्रॉ करते हो। ठीक है, जो पैसा दोस्तों आपके यहां से चार्ज होता है उसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली आपका डिडक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक आपका दोस्तों कट जाता है। लेकिन जो पैसा आप ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जैसे बजट में आप क्या करते हो, अलग अलग स्कीम्स को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को आप पैसे असाइन करते हो कि 2 लाख करोड़ रुपए इसको, इस डिपार्टमेंट को, है ना, 50,000 करोड़ इस डिपार्टमेंट को, राइट, 3 लाख करोड़ इस डिपार्टमेंट को, डिफेंस को दे दिया, रेलवे को दे दिया। तो ये सारे पैसे, इसका अगर 1 रुपए भी आपको अगर निकालना है दोस्तों, तो 1 रुपए निकालने के लिए भी आपको पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा। समझे, पार्लियामेंट में वोटिंग करनी पड़ेगी, एंड पर्टिकुलरली लोकसभा में। तो लोकसभा में उसके ऊपर क्या होती है, वोटिंग होती है, राइट, तब जाकर वो पैसा आपका निकलता है। लेकिन आपकी इस तिजोरी में से कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो कि चार्ज होते हैं, मतलब जो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, जिनको आप बोलते हो चार्ज्ड मनी आपकी, ठीक है। तो वो आपकी वोटेबल नहीं होती, जो पैसा आपका चार्ज्ड है इट इज नॉन वोटेबल, दिस मनी इज नॉन वोटेबल। लेकिन जो आप ड्रॉ करते हैं दोस्तों, जो पैसा आप ड्रॉ करोगे ना, इस पैसे को बिल्कुल आप दोस्तों चाहें तो, इस पैसे को अगर आपको 1 रुपए भी चाहिए यहां से, तो आपको पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा। ठीक, ये टॉपिक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है, रिलैक्स, चलो। ओके जी, अब यहां पर कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, एक बार देख लेते हैं जिसको आप रिपीट करोगे पॉलिटी में। तो आर्टिकल 112 में लिखा होता है कि प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दी बजट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस। अंडर आर्टिकल 113, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन होगी, राइट, और ऑब्वियसली पार्लियामेंट से आप पास करोगे। नो मनी शैल बी विड्रॉन फॉर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन मेड बाई लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों आपको एक बिल पास करना होता है, अगर आपको 1 रुपया भी निकालना है तो आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा, तब जाकर वो आपको निकलेगा, ठीक है। नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जितना ऐसा एक रूल ये भी होता है कि आप टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट, अनलेस कि आप बजट में करो, बट नॉर्मली आप टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, आप टैक्स को खाली डिक्रीज कर सकते हो। तो ये आपकी दोस्तों हमारे कुछ बजट से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो अगेन पॉलिटी का पोर्शन है, नॉट इंपॉर्टेंट यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना होता है फिर भैया, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में दोस्तों हमें यह पढ़ना होता है कि जो आपका बजट बनता है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, ओके। जो दोस्तों हमारा बजट बनता है उसमें आपके क्या क्या होता है, तो बहुत ध्यान सुनना। जो आपका बजट आप बनाते हो दोस्तों, उसमें आपके दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है रेवेन्यू बजट, एक आपका होगा रेवेन्यू बजट, एंड दूसरा दोस्तों हमारा होगा कैपिटल बजट। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, मैं एक एक चीज कर कर एग्जांपल से आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपको देखना कैसे मजा आएगा समझने में कि एग्जैक्टली भारत देश में होता क्या है, या हमारे मुल्क में कैसी चीजें होती हैं। और इसको ना मेरे भाई अपने घर से रिलेट करना, तो पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर मैं सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज भी करा दूंगा, ठीक है। और इस साल का भी पीवाईक्यू आपको दिखाऊंगा, 2025 के सीएपीएफ का, सीडीएस का, राइट, सीएसई का, सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो एकदम अगर आप क्लास में आ चुके हो, आई नो थक गए होंगे आप लोग, बट कोई बात नहीं यार, 20 दिन की मेहनत है भाई, थकना वकना सब साइड में रख दो यार, ठीक है। एंड बस जितना टाइम मेरे साथ गुजारोगे, यहां पर गुजारोगे, दैट विल हेल्प यू यार, ठीक है। चलो एक सेकंड। हम्म, ध्यान से देखना, लिख के पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है। अब जवानों, जो हमारा बजट है, ठीक, सरकार जो बजट लेकर आती है उसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट है आपका रेवेन्यू बजट। इसका एक पार्ट होता है रेवेन्यू बजट, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट होता है कैपिटल बजट। ठीक, एक पार्ट हो गया रेवेन्यू बजट, दूसरा पार्ट हो गया जवानों हमारा कैपिटल बजट। राइट, अब देखो इसको रिलेट करना दोस्तों अपने घर से। घर में पापा जी हमारे हैं, ठीक है। पापा जी जब सैलरी आती होगी, पापा की मम्मी की जो भी है, ठीक है, जब भी सैलरी उनकी आती होगी तो वो बैठकर हिसाब रखते हैं कि अच्छा यार इस महीने का खर्च क्या है। इस महीने अच्छा आटा दाल चावल खत्म है, राशन खत्म है घर का, वो आएगा। तो एक खर्च आपका वो होता है। फिर बच्चे की फीस इस महीने की क्या है ना, हेल्थ का कोई हो सकता है, कोई बिल हो। उसके बाद फिर वो ये प्लानिंग करते हैं कि अच्छा यार एक जमीन लेनी है, एक घर लेना है ना, एक जाकर बाद में आपको कार लेनी है या बच्चे की शादी करनी है। तो दो प्रकार की प्लानिंग आपके पेरेंट्स को देखा होगा आपने करते हुए, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सिमिलरली हमारी सरकार एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती है कि यार अभी इस पर्टिकुलर ईयर का खर्च कहां से चलेगा, और एक सरकार लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है कि अच्छा एक हमें वो भी तो करना है ना, बड़ा प्रोजेक्ट भी तो है। तो दोस्तों आपका जो रेवेन्यू बजट होता है ये होता है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। रेवेन्यू बजट इज एक्चुअली फॉर किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, ठीक है। इट इज फॉर योर पर्टिकुलर ईयर, यानी जिस साल का बजट होगा उसी साल का होगा। कहने का मतलब है इट इज फॉर करंट ईयर, जो आपका ईयर चल रहा होगा उसी साल के लिए होगा, ठीक है। इट इज फॉर करंट ईयर के लिए दोस्तों, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट हमारा होगा करंट ईयर के लिए, यानी उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है जी। और जो कैपिटल बजट होगा दोस्तों ये होगा लॉन्ग टर्म के लिए, या आपका होगा लॉन्ग टाइम के लिए। कौन सा तो मैं कलर यूज करूं यार पढ़ाने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक। सो कैपिटल बजट आपका होगा फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक। लॉन्ग टर्म का मतलब है यहां पर आपका फोकस होता है सरकार का कि सरकार क्रिएशन करेगी एसेट्स का। यहां पर फोकस होता है क्रिएशन ऑफ एसेट्स। रिलैक्स, सब समझ में आ जाएगा तुमको। एसेट्स, तो सरकार का यहां पर फोकस होता है कि जैसे आपका फोकस होता है ना कि घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, वैसे ही सरकार कैपिटल बजट के अंदर क्या करती है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है कि 10 साल में यहां से हाईवे पास होना है, यहां से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारा जाएगा, यहां से भारतमाला जा रहा है प्रोजेक्ट हमारा, राइट, यहां से हम ये फेंसिंग कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी होती है अंडर कैपिटल बजट, जिसमें आप एसेट्स का क्रिएशन करते हो। और रेवेन्यू बजट दोस्तों आपका यहां पर कोई क्रिएशन नहीं होता आपके एसेट का। एसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपके लिए एसेट क्या होगा, घर गाड़ी बंगला, ये आपका एसेट है। ऐसे ही सरकार के लिए एसेट्स क्या होते हैं, रोड रेल, है ना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके। तो दोस्तों रेवेन्यू बजट में फोकस आपके हमारे क्रिएशन पर नहीं होता एसेट्स के। नो क्रिएशन ऑफ एसेट, ये केवल होता है खर्च चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। यहां पर एसेट्स पर फोकस नहीं होता, ना ही यहां पर फोकस होता है लोन को रीपे करने पर, जिसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब होता है लोन वगैरह आपका जो आपको देना होता है। तो रेवेन्यू बजट का फोकस ना तो एसेट्स के क्रिएशन पर होता है, ना ही नॉर ऑन रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, ना तो लाइबिलिटीज के रिडक्शन के लिए होता है। लेकिन जो आपका कैपिटल बजट होता है उसका फोकस होता है एसेट्स के क्रिएशन के लिए एंड रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज के लिए। इसमें सरकार लोन को रिपे करती है, राइट, या कहीं पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है लॉन्ग टर्म, दोनों पर फोकस होता है। लेकिन इस वाले पैसे का फोकस होता है केवल उस फाइनेंशियल ईयर का काम चल जाए कैसे। आज अब जो आपका दोस्तों हमारा रेवेन्यू बजट है इसके दो हिस्से। रेवेन्यू बजट का जवानों हमारे पास दो हिस्सा है, ध्यान सुनना। इसके दो हिस्से आपके होंगे रेवेन्यू बजट के। एक होता है रेवेन्यू रिसीट, मतलब कमाई, और दूसरा खर्च। तो सरकार को रेवेन्यू रिसीट कहां कहां से मिलता है, दूसरा सरकार खर्च कहां कहां करती है। तो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा हो गया। और कैपिटल बजट का दोस्तों दो टाइप इसके भी होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है कैपिटल रिसीट, कि भैया जी ये वाला पैसा कहां से आएगा और सरकार कहां पे खर्च करेगी।
तो कैपिटल रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बढ़िया। अब बस यही आपसे एग्जाम में पूछता है कि जरा बताओ सरकार पैसा कहां से कमाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां से आता है, कहां होता है, रेवेन्यू सीट कहां से आता है, सरकार लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहां से कमाती है, कहां लगाती है। बस चलो पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो इमेजिन करो अगर मैं सरकार में हूं, मैं हूं आपका फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, मैं हूं आपका फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैं अपने खर्च देखूंगा कि यार अच्छा इस साल मेरे खर्च क्या क्या है। तो मुझे दिखेगा अच्छा यार मुझे इंटरेस्ट पे करना है यार लोगों को। तो जो आपके इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं वो उस साल के पेमेंट होते हैं, राइट। फिर मैं बोलूंगा अच्छा यार लोगों को सैलरीज भी तो पे करनी है, गवर्नमेंट इंप्लॉइज को सैलरीज पे करनी है, ठीक है भाई। फिर मैं सोचूंगा अच्छा सब्सिडी भी तो हम देते हैं, है ना, बेरोजगारी भत्ता से लेकर विधवा पेंशन से लेकर बहुत कुछ देते हैं, ठीक। राज्यों को भी तो पैसा बांटते हैं हम लोग, ग्रांट्स देते हैं आपके राज्यों को। तो मेरे भाई ये सब कुछ आ जाएगा आपके उस पर्टिकुलर ईयर के खर्च में सरकार का। तो ये सारा पैसा आपका कौन से वाले बजट से कटेगा, रेवेन्यू बजट से कटने वाला है। अब सरकार पैसा कमाती कहां पे है शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में सरकार पैसे कमाती है दो तरीके से। तरीका नंबर एक आपका होता है टैक्स का जो रेवेन्यू उसको मिलता है। हर साल आप इनकम टैक्स पे करते होंगे ना, जीएसटी पे करते हैं लोग। तो एक होता है टैक्स से और दूसरा होता है नॉन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सरकार टैक्स से पैसा कमाती है और दूसरा है कुछ टैक्स के अलावा चीजें होती हैं उनसे पैसा कमाती है। अब मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि टैक्स का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे होते हैं जवानों, जो आज आप पढ़ोगे क्या होते हैं, इनसे सरकार जो पैसा कमाती है दोस्तों वो आपका आएगा टैक्स रेवेन्यू में। कुछ दोस्तों हमारे होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार की कमाई के कुछ और भी साधन हैं जो टैक्स के अलावा होते हैं। जैसे जैसे दोस्तों सरकार ने अगर लोन दिया है उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन, मुझे बस 5 मिनट देना उसके बाद देखना क्या जादू होगा तुम्हारे लिए। इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन। जनता क्या करती है, लोन लिया है जनता वापस रिपे करेगी, वो भी तो एक कमाई है सरकार की ना। इसके अलावा जो आपकी सरकारी संस्थान होते हैं उनसे जो प्रॉफिट होता है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स आपकी होती है ना, जैसे आपकी एलआईसी हो गई है ना, भेल हो गई, हैल हो गई, डीआरडीओ हो गया, राइट। जितने भी आपके सरकारी संस्थान है उनसे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज, वो भी सरकार की कमाई है, ठीक। इसके अलावा सरकार को जो गिफ्ट वगैरह मिलता है, गिफ्ट्स, या कभी कभी देखा होगा आपने ना ग्रांट मिलता है, तो गिफ्ट या ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड, गिफ्ट या ग्रांट फ्रॉम अब्रॉड, ये भी दोस्तों हमारा क्या होता है एक प्रकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक। तो मेरे भाई आपको मैंने एक पोर्शन खत्म कर दिया, कौन सा वाला पोर्शन, रेवेन्यू बजट का पोर्शन। अब बहुत ध्यान से मेरी बात दोबारा सुनना, सब लोग, बच्चा बूढ़े नौजवान, सब लोग ध्यान से पूरी बात सुनना और अपने आप को रखो। मैं घर में अपना बना रहा हूं बजट, मेरा पहली प्रायोरिटी ये होगी कि अभी एक महीने एक साल मेरा घर कैसे चले, एक बजट में ये बनाऊंगा। दूसरा मैं ये बनाऊंगा कि 5 साल के बाद बेटी की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, जमीन लेना है, गाड़ी लेना है। वो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सिमिलरली सरकार देश के लेवल पर क्या करती है, शॉर्ट टर्म का मतलब उस एक पर्टिकुलर ईयर की प्लानिंग जो होती है वो आती है रेवेन्यू बजट में। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो आती है कैपिटल बजट में। रेवेन्यू बजट में सरकार पैसा कहां से कमाती है उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट, पैसे कहां उड़ाती है उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहां कहां उड़ाएगी शॉर्ट टर्म में, इंटरेस्ट देगी लोगों को, सैलरी देगी, सब्सिडी देगी, राज्यों को पैसा देगी, स्कीम्स में पैसा देगी, ठीक। रेवेन्यू रिसीट में क्या होगा, पैसा कहां से कमाती है, कुछ पैसे कमाती है टैक्स से, कुछ पैसे टैक्स के अलावा कमाती। टैक्स कैसे आपके, कुछ होते हैं डायरेक्ट टैक्स, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या टैक्स के अलावा क्या, इंटरेस्ट कमाती है, राइट, प्रॉफिट्स कमाती है। तो ये सरकार की कमाई के जरिए हो गए और ये उड़ाने के जरिए हो गए उस पर्टिकुलर ईयर में। ध्यान रखना, रेवेन्यू बजट में सरकार का फोकस इस पर नहीं होता कि मैं कोई एसेट क्रिएट कर लूं या मैं अपने कोई लोन को चुका दूं, नहीं। सरकार का फोकस बस ये होता है कि भाई किसी तरीके से एक साल निकल जाए हमारा, किसी प्रकार से सैलरी हम दे पाए, किसी प्रकार से हम भैया जी सब्सिडी दे पाए, खत्म। दिस वॉज योर बजट का रेवेन्यू पोर्शन। अब आते हैं कैपिटल बजट पर, जहां फोकस होता है सरकार का लॉन्ग टर्म पर। पहले मुझे बताओ यहां तक
रेवेन्यू वाला पोर्शन सभी को क्लियर अच्छे से? शॉर्ट टर्म में सरकार पैसे कहां से कमाती है और कहां उड़ाती है? यस सर, ओपी हो गया भैया। आपका पढ़ाया डब्ल्यूपीआई सीपीआई भी आया था? ओके, लेकिन मैं उस क्लास में सो गया था। वाह 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 वाह। अच्छा, ये तो मैं भूल ही गया था आगे पढ़ना। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। भैया मैंने भी आपके जैसे वॉच ली है 500 में, तो मेरी भी 500 रुपए वाली है भाई। तुम्हें क्या लग रहा है? देखो, अभी मैं कोई भी वॉच पहनूंगा ना, वो लगेगा महंगी है। यही करना है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है? उसके बाद तुम सस्ती चीज पहनोगे तब भी वो वैल्यूबल लगेगी। तो मेरी भी 500 वाली है भाई। मजाक कर रहा हूँ, चलो आ जाओ। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड था। अरे गौरव, वो वैसे पढ़ा था, मुझे याद नहीं है यार। एक तो दिक्कत ये है ना, आप कैट में क्वेश्चन का कुछ अता पता है नहीं। जब से मेरे अटेम्प्ट खत्म हुए हैं ना, किसी में इतनी हिम्मत है वो नहीं रही है कि अंदर से क्वेश्चन लेके आ पाए, पता नहीं क्यों। ठीक है, आ जाओ। ओके, तो भाई ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं कैपिटल बजट में। आप सरकार हो, अब आपका एम ये भी होगा कि यार 5 साल बाद ये भी तो करना है। तो यहां पर दोस्तों लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। सरकार अपने जो लोन्स होते हैं उनको चुकाने पर फोकस करती है। तो यहां पर कमाई कैसे करती है सरकार, देखो। यहां पर कमाई करेगी सरकार दो तरीके से, बहुत ध्यान सुनना। तरीका नंबर एक आपका होगा नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तरीका नंबर एक हमारा होगा नॉन डेट कैपिटल रिसीट। मतलब सरकार ऐसा पैसा कमाएगी जिस पर उसको लोन, मतलब लोन का पैसा नहीं होगा ये, ठीक है? नॉन डेट कैपिटल रिसीट। और दूसरा होगा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, बहुत ध्यान सुनना। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हमारा नाम से आप समझ गए होंगे। यानी इसके तहत जो सरकार पैसा लेती है या कहीं से कमाती है, वो लोन के फॉर्म में नहीं होता। लेकिन जो यहां पर सरकार पैसा लेती है वो लोन होता है। बेसिकली आपने सुना होगा ना कि मैंने 500 का लोन लिया तुमसे, अब उसको चुकाने के लिए मैंने 1000 रुपए का लोन किसी और से ले लिया, फिर उसको चुकाने के लिए मैंने 2000 किसी और से ले लिया। इसी को बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। कि भाई देखने में तो लगेगा अरे भाई मेरे पास 2000 आ गए, भाई 2000 आ गए, मेरे पास 5000 आ गए, लेकिन मैं 5 लोगों को देना है मुझे भी वापस। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। कि यार कैपिटल रिसीट तो है, सरकार पैसा कमा रही है, लेकिन साथ साथ में डेट बढ़ रहा है ना, उधार बढ़ रहा है भाई, सरकार को वापस भी करना पड़ेगा। सरकार भी उधार लेती है, ठीक है? आ जाओ। तो भाई ये आपका हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है उस पर मैं भी आता हूं, राइट? दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पर करेगी सरकार? बड़ा कॉमन सेंस है। सरकार पैसा खर्च कहां करेगी लॉन्ग टर्म में? पहला तो आपका मेन होता है लोन का रिपेमेंट करना। आप सोचो, लोन लो, लोन भरो, लोन लो, लोन भरो, लोन लो, लोन भरो, यही चल रहा है। और यही होता है सरकार में भाई, यही हो रहा है। तो लोन के रिपेमेंट में दोस्तों सरकार क्या करती है? लोन के रिपेमेंट में, इसी को बोलते हैं डेट ट्रैप। कि सरकारें डेट ट्रैप में फंस जाती हैं। लोन ले लेंगी खतरनाक, उसके बाद उसको पे करती रहेंगी, हो गया। अभी जो आपको क्या लग रहा है, ये जो हम 80 करोड़, जो सरकार क्लेम करती है 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्या लग रहा है, घर से दे रहे हैं क्या? घर से दे रहे हैं। हाँ, कभी जब इसको रिपे करना पड़ेगा तो समझ में आएगा। समझे? तो नथिंग इज फ्री मेरे भाई, इकोनॉमी में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई चीज आपको बताई गई कि फ्री है, तो कोई होगा जो उसका प्राइस पे करेगा या कर रहा होगा। ठीक, चलो। पहला है लोन रिपेमेंट, दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो गया। कहीं पर बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेट्रो लाइन हो गया हमारा, है ना? कहीं पर रोड बनानी हो गई, हाईवे बनाना हो गया, राइट? बहुत काम हुआ है हाईवे सेक्टर में, आपको पता है। ठीक, तो लोन रिपेमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा दोस्तों, डिफेंस के जो आपके परचेस वगैरह होते हैं, है ना? रफेल लिया, रफेल हमने नेवी के लिए लिया, राइट? या कोई भी मतलब परचेस, ओके, टैंक हमने खरीदा, हमने मिसाइल खरीदा, हमने रैम्पेज मिसाइल खरीदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो आपके जो इक्विपमेंट परचेज होते हैं, वो सारी चीज भी सरकार इसी पैसे से प्लान करती है। इक्विपमेंट परचेज। तो ये तो रोज वाले खर्च नहीं है ना, ये तो कभी कभी के खर्च हैं। और ये लॉन्ग टर्म के खर्च हैं आपके। रोज वाले खर्च क्या होंगे, ये सब आपके। तो ये आपका आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो आपके डिफेंस के खर्च होते हैं मेनली, ठीक है? डिफेंस फील्ड से जुड़े हुए आपके जो खर्च हैं दोस्तों, वो सारे आपके आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो आपको खर्च समझ में आ गया होगा, लेकिन सरकार लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहां से कमाएगी, वो आपको समझ में नहीं आया होगा ना। तो इसको जरा मैं अलग से बता दूं फिर से। अब नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या होता है और डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट क्या होता है,
पहले मैं आपको समझाता हूं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हमारा क्या होता है, यानी लोन लेकर सरकार पैसे कैसे कमाती होगी। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो मेरे भाई इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों, इसमें आपका पहला तो आएगा बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। सरकार क्या करती है, आरबीआई से बोरोइंग करती है। और सुनो, हर साल जब आता है ना बजट, तो उस बजट में सरकारें मेंशन करती हैं कि भैया जी सरकार की कमाई का जरिया क्या होगा और खर्च कहां कहां करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और हर बार मैं उसको पढ़ाता हूं, और हर बार सवाल आता है। पिछली बार भी आया, सीएपीएफ में भी आया, पिछले की पिछली बार भी आया था। तब भी मैंने बोला था ये पढ़ के जाना, रील बनाई थी मैंने कि ये पढ़ के जाना, सवाल आएगा। भैया इस बार फिर दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो एक सवाल इकोनॉमिक्स में मतलब बहुत फेमस है। तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई दोस्तों। दूसरा, बोरोइंग फ्रॉम बैंक। आरबीआई से बोरो कर लिया सरकार ने, या बैंक कर लिया कॉमर्शियल बैंक से, आपके कॉमर्शियल बैंक से बोरो कर लिया, आरबीआई से बोरो कर लिया, या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, मतलब जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, या किसी दूसरे देश से भी लोन ले सकते हो आप, है ना, अदर कंट्रीज, इनसे आपने लोन ले लिया। राइट, समझे। तो मेरे भाई ये क्या है आपका, ये एक प्रकार का कमाई ही तो है सरकार की, लेकिन ये डेट क्रिएटिंग कमाई है, इसको वापस भी करना पड़ेगा कल। तो आज हमें अच्छा लग रहा है ना, आज आपको अच्छा लग रहा होगा कि वाओ इतना परचेस सरकार कर ली, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी सरकार ने, लेकिन वो जो पैसा आ रहा है वो शायद हो सकता है डेट क्रिएटिंग पैसा हो। अगर आप करंट अभी देखोगे सरकार भारत के ऊपर कितना कर्ज है, दिखाऊं, देखो भारत के ऊपर कर्ज है इतना, 736 बिलियन डॉलर। समझे कितना होगा पता नहीं, इन रुपीज कहीं बताया है। ऐसे कर लेते हैं, 736 बिलियन डॉलर इन रुपीज कितना है। अरे 736 बिलियन डॉलर गधे। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा है, ठीक है बहुत ज्यादा है। इन सर्च ऑफ और रिजल्ट, अरे चुप रहो तुम यार, मक्खन मत लगाया करो, ठीक है पढ़ो। हाँ 736 बिलियन डॉलर है भाई, ये क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो अरे ये खाली एक सरकार का नहीं है, ठीक है, ये अभी तक की पूरी सरकारों का है। ठीक है, भारत के ऊपर है ना, ये किसी एक सरकार का नहीं है। राइट, किसी एक सरकार का नहीं है दोस्तों। आ जाओ। तो ये ध्यान रखना भाइयों कि आपके दोस्तों जो आपके ये हमारे डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होते हैं ना, मतलब भैया जी यहां खूब भैया आप पैसा पे भी करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का पैसा होता है जिसको सरकारें लॉन्ग टर्म की चीजें करने के लिए यूज करती हैं। सोचो लोन तुमने लेकर लोन चुका रहे हो। एक जगह से लोन लिया, दूसरे का लोन चुकाने के लिए। ठीक, ओके। अच्छा नॉन डेट में क्या आएगा, कुछ आपके दोस्तों हमारे नॉन डेट भी होते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट हमारा, अब इसमें क्या क्या आएगा भैया। तो भाई इसमें पहला तो होता है कि सरकारें जो लोन दी होती हैं उसकी रिकवरी। सो रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन्स। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस इन्वेस्टमेंट, सुना होगा आपने अगर कभी, डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ई का होता है भैया मेरे भाई, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि इसके तहत क्या होता है आपका, इसके तहत दोस्तों जो सरकार का स्टेक होता है पीएसयूज में, सरकार उसको बेच देती। समझे, सरकार का जो स्टेक होता है दोस्तों, सरकार उसको क्या करती है, बेच देती है। जैसे मान लो कुछ परसेंट सरकार अपना बेच देती है पब्लिक एजेंसीज में, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जब सेल करती है, गवर्नमेंट सेलिंग और रिड्यूसिंग अपना स्टेक, रिड्यूसिंग इट्स स्टेक, जब सरकार अपने स्टेक को कम करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, आपके पीएसयूज वगैरह में, पीएसईज या पीएसयू वगैरह में आपकी जो सरकार क्या करती है, चीजों को बेचती है। इसका एम क्या होता है, पैसा कमाना, जिससे सरकार कुछ कर पाए। तो आपने देखा होगा ना आजकल प्राइवेटाइजेशन वगैरह खूब हो रहा है ना, जैसे एयर इंडिया, आपको पता है ना, एयर इंडिया को 2021 में
बेच दिया गया टाटा ग्रुप को, पता है, टाटा ग्रुप को बेच दिया गया। इसी ये बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे डिसइन्वेस्टमेंट का। तो एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी, उसको आपने प्राइवेट कंपनी को दे दिया, समझे? इसी को बोलते हैं अपना स्टेक, आपने मेजॉरिटी स्टेक जो है वो प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, तो उसके बदले में आपको पैसा मिला, और क्या। ठीक है, एलआईसी वाला हुआ था, एलआईसी में आपका सेम था। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स सरकार करती है पैसा कमाने के लिए। चलो अब मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा, और फिर आप बताना कितना मजा आया। तो मेरे भाई, बजट जो होता है सरकार दो तरीके से बनाती है, एक शॉर्ट टर्म की सोचकर और एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म का सोचकर। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि उस खाली फाइनेंशियल ईयर के लिए, उस एक साल के लिए यहां पर सरकार पैसे कमाती है आपके टैक्स से, या फिर जो आप इंटरेस्ट देते हो, या जो उसको प्रॉफिट होता है सरकारी संस्थाओं से, वहां से पैसा कमाती है। और कहां उड़ाती है? आपके इंटरेस्ट पे करने में, आपको वापस जो आप सेविंग में पैसा रखे हो, है ना, सैलरी पे करने में, सब्सिडी पे करने में, राज्यों को पैसा देने में। यहां पर कोई एसेट क्रिएशन या कोई भी लाइबिलिटीज का रिडक्शन नहीं होता। लाइबिलिटी का मतलब लोन होता है जो आपको पे करना होगा, एसेट का मतलब होता है जो आप खुद बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा आपका आता है कैपिटल बजट, जहां पर सरकार लॉन्ग टर्म सोचती है। यहां पर सरकार खर्च कहां करेगी? लोन को वापस देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, इक्विपमेंट के परचेस करने में। यहां पर सरकार पैसा कहां से कमाएगी? दो तरीके से कमाती है। एक पैसा वो जिस पर उधार नहीं होता, दूसरा पैसा वो जिस पर उधार हो जाता है। तो उधार कहां से लेती है सरकार? आरबीआई से, बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से। यहां से सरकार पैसा कमाती है, उधार लेती है, और इसका यूज करती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, जो लॉन्ग टर्म आपके होते हैं प्रोजेक्ट्स। दूसरा होता है कि सरकार कभी कभी कुछ लोन्स की रिकवरी करती है। जैसे मान लो विजय माल्या हमारे भाग गए, उनकी लोन की रिकवरी हो गई, है ना। तो ये भी सरकार के लिए एक बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू का। डिसइन्वेस्टमेंट एक और होता है कि सरकार अपना स्टेक बेच देती है। जो सरकारी संस्थान होती हैं उसमें सरकार कुछ बेच देगी, उसके बदले में प्राइवेट को बेच देगी, उसके बदले में उसको पैसा मिल जाएगा। तो इन पैसों का इस्तेमाल करके सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म आपकी चीजों को बनाने पर फोकस करेगी। तो ये दो प्रकार की चीजें मेंशन होती है हर साल के बजट में। अब बताओ जवानों, सभी को मस्त क्लियर है? एवरी सिंगल चीज, एवरी सिंगल टर्म। अरे तो खुद से लोन का मतलब क्या है? क्या तुम्हें क्या लगता है जितना पैसा होगा उतना प्रिंट कर सकते हैं क्या? मनमानी चल रहा है। अक्षित यार, ग्रुप में ना पहले देख लिया करो, टांग दूंगा, ध्यान रखना तुमको। तुम्हारे लिए ही अलग से भेजा है मैंने एक और। तुम लोग को पता है क्या चुल क्या रहती है? कि अच्छा सारी स्लाइड मिल जाए, हाँ ठीक है, नोट्स मिल गई, हाँ नोट्स मिल गई, मॉक अवेलेबल है क्या, हाँ हाँ है, हाँ बस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अबे गधे, उसको पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ा रहा हूं उसको पहले पढ़ने में ध्यान दे। स्कूल में नहीं हो तुम कि रफ कॉपी का फेयर में कन्वर्ट कर लिया क्या, या नेम स्लिप लगा रखा है क्या ऊपर, कॉपी चेक है क्या, डायरी मेंटेन है क्या? इसका नंबर नहीं मिलता हमारे एग्जाम में। कब सुधरोगे यार? मतलब एक स्लाइड को लेकर तुम परेशान हो 10 दिन से, वो मैं शेयर कर चुका हूं, तब ये हाल है। अब पढ़ा होगा नहीं, मुझे पता है वो। डेट क्रिएटिंग रिसीट कैसे हुआ? बैक, अरे बैक वापस करना है तभी तो डेट क्रिएटिंग हुआ भैया। तुम उधार ले रहे हो, उसको वापस करना है तभी तो हुआ वो डेट क्रिएटिंग। चलो, तो ये आपके बजट के हमारे एक और चीज सीख लो, ठीक है, फॉर दिस क्लास एंड फॉर एवरी क्लास। जिस टाइम हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उस टॉपिक के अलावा अगर किसी ने कोई और फालतू की बात की ना, मैं भगा दूंगा, ध्यान रखना। ये किताब से पढ़ोगे ना, राइट, फाड़ के फेंक दोगे किताब तुम। तो अगर तुम्हें मैं समझा रहा हूं विद एग्जांपल सिंपल करके ना, तो रिस्पेक्ट कर लो उसकी। खत्म, इतना ही था दोस्तों आपका। यहाँ पर ये पूरा वही लिखा हुआ है, देख लो। क्या होता है आपका रेवेन्यू रिसीट, क्या होता है कैपिटल रिसीट, इसके ऊपर 56 सवाल मिलेंगे तुमको, राइट। आ जाओ। अब दोस्तों यहीं पर आपका एक होता है हमारा, वो देख लो पूरा जो मैं आपको समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। जो मैं आपको समझाया हूं पूरा यहीं पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों एक हमारा डेफिशिएट सुना होगा आपने, है ना। डेफिशिएट का मतलब क्या होता है? कमी। तो एक आपका होता है रेवेन्यू डेफिशिएट। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो आपका रेवेन्यू बजट था, इसमें अगर डेफिशिएट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिशिएट बोलेंगे। खत्म। लो भैया, भैया समझ नहीं आया रिपीट करो, है ना, किसी के मन में आया होगा ऐसा ख्याल। देखो, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिशिएट? पहली बात तो ये समझ लो, डेफिशिएट का मतलब क्या होता है।
जैसे आपने देखा होगा कि पहली पारी में इंग्लैंड 200 रन से आगे है, इसी को बोलते हैं डेफिशिएट। तो मेरे भाई सरकार कितना ज्यादा खर्चा कर रही है उसकी कमाई के रिस्पेक्ट में, वही होगा ना डेफिशिएट। अगर कमाई कम, खर्चा कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया तो डेफिसिट कितना, अठन्नी का डेफिसिट है आपका, राइट। तो डेफिसिट होता है कि आपका खर्च कितना ज्यादा है आपकी कमाई से, इट इज कॉल्ड डेफिसिट। तो जो रेवेन्यू वाला जो बजट है उसमें जो डेफिसिट होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट। ठीक है। तो दोस्तों रेवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आप रेवेन्यू यानी जो सरकार जहां खर्च कर रही है उसमें से जो कमा रही है उसको माइनस कर देंगे, जितना ज्यादा आएगा वो आपका रेवेन्यू डेफिशिएट है। कितना आसान। तो रेवेन्यू डेफिशिएट जब सरकार का ज्यादा रहता है इसका मतलब क्या है पता है? आप बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि देश में रेवेन्यू डेफिशिएट बहुत ज्यादा है भाइयों, आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या हुआ? सोच के बताओ चलो। अगर सरकार का रेवेन्यू डेफिशिएट ज्यादा है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार क्या कर रही है बताओ? सरकार क्या कर रही है? अरे करप्शन कहां से आ गया यहां पर? कहीं का कुछ भी कहीं पर लगा देते हो, है ना। शाबाश। कितना इजी है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार शॉर्ट टर्म चीजों पर खर्च बहुत ज्यादा कर रही है। मतलब सरकार का कमाई कम हो रहा है, लोग टैक्स कम पे कर रहे हैं, लेकिन सरकार का खर्च बहुत ज्यादा है। सैलरी पे करने में, है ना, आपकी सब्सिडी पे करने में, सरकार के रेगुलर खर्च बहुत ज्यादा हैं यार, एज कंपेयर टू उसकी कमाई। ये मतलब हुआ आपके रेवेन्यू डेफिशिएट का। कितना इजी। ठीक है। और सुनो, जो आपका हमारा कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिशिएट। खत्म। सुना होगा आपने ना टर्म, फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है। तो जो आपके कैपिटल बजट में डेफिशिएट होता है जवानों, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिशिएट। कितना आसान, राइट, कितना आसान। ओके। अब देखो फिस्कल डेफिशिएट में बस एक चीज आपकी अलग होती है। ठीक है। फिस्कल डेफिशिएट में आपकी एक चीज दोस्तों हमारी अलग होती है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अलग से इसको, बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है फिस्कल डेफिशिएट। इस बार के सीएसई में दो दो सवाल आए थे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल आए थे, दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है भाइयों, फिस्कल अरे यार कौन सा पेनवा यूज करूं यार। फिस्कल डेफिशिएट। तो फिस्कल डेफिशिएट का मतलब यह है कि जब सरकार का टोटल खर्च उसके टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है लॉन्ग टर्म में, इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिशिएट। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस आपके हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में से आप जब माइनस करते हो टोटल रिसीट को, टोटल रिसीट को। अब यहां पर बस एक चीज अलग है, ध्यान रखना कि इस रिसीट में दोस्तों, इस रिसीट में हम उसको काउंट नहीं करते, किसको? बोरोइंग को। रिसीट में यहां पर इस फॉर्मूले में हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं। सरकार ने जो लोन लिया है उसको हम रिसीट में यहां काउंट नहीं करते फिस्कल डेफिशिएट निकालते हुए। बस इतना ही आपका अलग है, बाकी सब सेम है। रिपीट में कर रहा हूं दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा ना रेवेन्यू डेफिशिएट, तो रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब ये था कि कितना खर्च करेगी शॉर्ट टर्म में माइनस कितना कमा रही है। सेम कैपिटल लेवल पर यानी लॉन्ग टर्म के लेवल पर सरकार जितना कमाती है और जितना खर्च करती है उसके डिफरेंस को बोलेंगे फिस्कल डेफिशिएट। लेकिन बस यहां पर बोरोइंग को आप एक्सक्लूड कर देते हो, ये बस आपके लिए एक चीज है। ठीक है। बस ये आपके लिए एक नई चीज होती है, बस और कुछ नहीं। ठीक। चलो जी आगे। तो ये पूरा क्लियर। अब यहां पर वही लिखा हुआ है, पूरा आप रीड कर लोगे। ठीक है। अब जरा मैं आपको ना इसी पर दिखा दूं देता हूं एक बार पीवाईक्यूज। ठीक है। फिर एक बार मैं फिर से इन सब की डेफिनेशन आपको बता दूंगा,
जहां से सवाल हमारे आते हैं कि हरे हमारे होते क्या है। अभी आप सारा देख लो, डेफिशिट फाइनेंसिंग क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो आपने पढ़ लिया। सेलिंग ऑफ स्टेक बाय गवर्नमेंट इन पीएसयूज वगैरह आपके खत्म। एग्जाम में सीधे पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसइन्वेस्टमेंट, और ये पूछ लेगा डिसइन्वेस्टमेंट जो मेथड आपको पता बताया गया है, उस मेथड से सरकार कौन सा बजट में इंक्लूड करती है, रेवेन्यू वाले में या किसी और वाले में। समझे? आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, शुरू करते हैं कार्रवाई। पहले आपसे पूछा पूछा गया है कि भारत में फिस्कल पॉलिसी को जवानों फॉर्मुलेट कौन करता है। चलो भाई, पोल दे रहा हूं, 5-6 सवाल अभी हो जाएंगे, जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसमें ही आपके 5-6 सवाल हो जाएंगे। फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, यहीं पर ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है। बताओ भैया। ये जो 20% जो गलत कर रहा है ना, टांग दूंगा तुमको, ध्यान रखना। अबे लल्लू लाल, फिस्कल पॉलिसी सरकार लेकर आती है भाई, फिस्कल पॉलिसी सरकार लेकर आएगी। और जो आपकी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इसको लेकर आएगी कौन, आरबीआई। तो भैया आंसर फिर क्या होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, नहीं। इसका आंसर है हमारा ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री है। आ जाओ। ये द कॉन्सेप्ट विच ट्राइज टू असर्टन, मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे ये। द एक्चुअल डेफिशिट, देखो भाई एक्चुअल का मतलब होता है नेट, नेट डेफिशिट आपके रेवेन्यू अकाउंट में। देखो, आपको याद है ना जीडीपी और हमारा वो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू, है ना, वही है यहां पर। अगर पूछता आपसे खाली डेफिशिएट तो उसका आंसर होता, यानी आपके रेवेन्यू अकाउंट में जो डेफिशिएट होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट। लेकिन एक्चुअल डेफिशिएट हमारे, यानी नेट डेफिशिएट क्या होता है आपका, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट। सेम जैसे आपने ऊपर देखा था। अगर आप पूछ रहे हो डेफिशिएट रेवेन्यू अकाउंट में, तो देखो भाई फिजिकल और प्राइमरी तो होगा नहीं। ठीक। अब इसलिए मैं आपको इसके डेफिनेशन फिर से दिखा दूंगा। देख लो, तुम्हारे सीडीएस 2024 का सवाल है, पूछा गया है इनमें से, या एनडीए का शायद है, किसी एक का है, नहीं एनडीए का तो नहीं है, सीडीएस का है या सीएससी का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, पूछा गया है कैपिटल रिसीट का इनमें से कौन सा पार्ट है। अब मैं ऊपर नहीं दिखाऊंगा, तो अपनी मेमोरी यूज करो, देखते हैं कितने लोग की मेमोरी अच्छी है। कि आप, कैपिटल का मतलब क्या था, लॉन्ग टर्म, रिसीट का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सरकार पैसा कहां से कमाती है। अब बताओ आप लोग कहां से कमाती है। चलो, थोड़ा सोच लो, थोड़ा सा सोच लो, फिर टिक करो। नहीं यार, ऐसे मत करो भाई, इजी क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले तो यार, फर्स्ट तो होगा ना भाई डिसइन्वेस्टमेंट करके।
गलेडू राम, जब फर्स्ट होगा तो बी कैसे तुम टिक कर रहे हो? क्या नशे वशे में हो गया? अभी तुमको चिल्ला चिल्ला के बताया मैं कि सरकार पैसा कमाती है अपने स्टेक को बेचकर। एयर इंडिया का एग्जांपल दिया तुमको मैंने। बी कैसे टिक कर रहे हो? बी को पहले करोगे एलिमिनेट यार। क्या लोग हो यार। देखो इधर भाई साहब, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, याद है सरकार आरबीआई से बोरो करती थी, बोरोइंग याद है? तो 1/4 तो होना ही होना है। बचे दो ऑप्शन हमारे, सेविंग से या इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट से जो सरकार पैसा कमाती है दोस्तों, वो आपका आता है रेवेन्यू रिसीट में। वो आपका आता है किसमें? रेवेन्यू रिसीट में। शॉर्ट टर्म होता है वो हमारा। दिखा रहा हूं भी तुमको मैं, इधर आओ। इंटरेस्ट से सरकार जो पैसा कमाती है बालक, क्या भाई यार, देखो ये देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन। भाई साहब ठीक, तो इंटरेस्ट जो ये हम रिसीट की बात कर रहे हैं, सरकार पैसा कहां से कमाती है, ठीक है? तो जो इंटरेस्ट उसको मिलता है भाइयों, वो आपके रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है दोस्त। समझे? इट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। आओ, खत्म। बेसिक एलिमिनेशन था उसके बाद। तो अगर सेकंड नहीं होगा तो फिर आंसर खत्म, डी इसका आंसर है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आप अगर इन दोनों में से कंफ्यूज होते मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने ए और बी टिक किया है ना, मैं आपके लिए, मेरे पास शब्द नहीं। मतलब इतना अगर मैं चिल्ला के तुमको सिखा रहा हूँ बोरोइंग का मतलब क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सरकार अपना स्टेक बेच देती है वहां से पैसा कमाती है। बोरोइंग का मतलब क्या है, लोन लेती है वहां से पैसा कमाती है। भाई तो 1/4 तो होगा होगा ना यार। और जब 1/4 होगा तो दो ऑप्शन खत्म हो गए ना आपके पेपर में। तुम्हारे सीएससी का सवाल है ये। आओ, अगर हम जो ग्रांट्स मिलता है यानी जो पैसा कमाती है सरकार, उसको माइनस कर दें कहां से? रेवेन्यू डेफिशिएट से, तो हमको कहां मिल जाएगा? प्राइमरी डेफिशिएट। कितना आसान है, इफेक्टिव आपका रेवेन्यू डेफिशिएट, जो ऊपर अभी करके आ रहे हो वही तो है। आओ, एक और सवाल है। टोटल खर्च सरकार का है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें कुछ, राइट, टोटल खर्च उसके रिसीट के ऊपर जो है, बोरोइंग को हटाकर, उसको क्या बोलते हैं? अभी करके आ रहे हो, सीरियस का सवाल है तुम्हारे। फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? इतना प्यारा आसान चैप्टर में आप परेशान हो रखे हो। चलो जी, एक और सवाल। अगर ये गलत हुआ ना, टांग दूंगा मैं, ध्यान रखना। सच बता रहा हूं अब इस बार, कैमरा ऑन करके तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा मैं। बताओ, ध्यान से पढ़ लेना इसको, तब टिक करना। बताओ मेरे लाल वत्स। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लोगे आप, सब अच्छा करोगे। अरे क्या बात है, 90% कैसे कर लिया भाई इस बार? डांट का असर तो देखो होता है, भले आपको बुरा लगे उस टाइम, भैया डांट देते हैं, है ना? बट यार ठीक है ना, इतना तो बनता है भाई। चलो शाबाश। पूछा गया इनमें से रेवेन्यू रिसीट में कौन नहीं आएगा? डिस इन्वेस्टमेंट आता है कैपिटल रिसीट में। सब पाश जवानों, मजा ही आ गया।
ये आपका करंट अफेयर का सवाल है। अभी मैं ये इसको भी दिखा दूंगा, इसको भी कर लोगे कि सरकार का मेजर पोर्शन कहाँ खर्च होता है, इंटरेस्ट देने में खर्च होता है, दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है जवानों। अच्छा मैं अभी और इसकी जरा पीवाईक्यू दिखाता हूँ तुमको। 2025 के हमारे और पीवाईक्यूज हैं, ये देखो। ये 23 का है। अभी आप एफडीआई वगैरह सब सीखोगे, ठीक है, आज ही, किसी को भागना नहीं है कहीं पर भी। अच्छा ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, रुको। ये देख लो, फिर आया था सीएपीएफ 2025 में, फिर से आया था ये कि सरकार का मेजर पैसा खर्चा कहाँ होता है। जवान फिर से आया है, सरकार का मेजर पैसा खर्चा होता है अगेन इंटरेस्ट पेमेंट में, सेम आंसर। आओ, ये भी पढ़ोगे आप। हाँ भाई, सीएससी 2025 का सवाल है, ठीक है। 2025 सीएससी का सवाल। पहले तुम पढ़ो इसको ध्यान से, आराम से रीड करो। कैपिटल रिसीट क्रिएट करता है लाइबिलिटी या रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट। बोरोइंग और कैपिटल हमारा, सॉरी, बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट हमारे कैपिटल रिसीट। इंटरेस्ट जो आपको लोन पर रिसीव होता है वो सरकार के लिए लाइबिलिटी होता है। यार पता है क्या बोलूं मैं इस क्वेश्चन को लेकर, काश तुम कर पाओ इसको और आपको दिखे कितना आसान क्वेश्चन है, काश। ध्यान से पढ़ना सारे स्टेटमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, जो लोन पर इंटरेस्ट सरकार रिसीव करती है उसके लिए लाइबिलिटी होता है वो। जो बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट है आपके कैपिटल रिसीट होते हैं, और कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। चलो बोल दे रहा हूं, बताना ध्यान से। सीएसई 2025 का सवाल है ये जवान। तुम हो साथ मेरे, साथ मेरे हो तुम, जितना महसूस करूं तुमको। क्या बात है, क्या बात है, 62% से हो गया यार, सब बाश। सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ, सरकार को जो लोन पर इंटरेस्ट रिसीव होगा वो उसकी कमाई होगी या लाइबिलिटी होगी? लाइबिलिटी होते हैं लोन्स। थर्ड इज रॉन्ग, एंड इफ थर्ड इज रॉन्ग देन द आंसर इज वन ओनली, खत्म। बोलो हाँ, कुछ और करना नहीं था यहां पर। क्या ध्रुव आज शाम को सो गए थे क्या आप, जब क्लास हो रही थी तो? हम्म। मजा आ गया। आओ सुनो, तो भाई ये था आपका सीएससी का सवाल। उसी सीएससी के पेपर में एक और सवाल है, सीएससी 2025। और शायद अभी आपको समझ नहीं आया जो मैंने कुछ देर पहले बोला। तुम यहां बोर्ड के लिए पढ़ने नहीं आए हो, ठीक है, कि नाउन की नोट्स बना लो, प्रोनाउन की नोट्स बना लो। समझ रहे हो बच्चा? हाँ, वो करने गलत जगह आ गए आप, मुझे लग रहा है। चलो, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000। सवाल देखो, आपसे बोला गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 80,000 है। अच्छा जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका 80,000।
ठीक, करोड़, अच्छा करोड़ भी है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट है 60,000 करोड़। भाई देखो, रेवेन्यू रिसीट है 60,000 करोड़। बोलो हाँ। तो पूछा है कि रेवेन्यू डेफिशिट कितना होगा, क्या 20,000 होगा क्या? रेवेन्यू डेफिशिट क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, बिल्कुल सही बात है, माइनस कर दो 20,000। अरे भैया सही हो गया है तो। फिस्कल डेफिसिट क्या था? इसमें से सेम ही था, देखो यहां पे गवर्नमेंट बजट में यह भी शो कर रहा है कि 10,000 की बोरोइंग है दोस्तों। अगर 10,000 की बोरोइंग है भाई, तो बोरोइंग को भी हम माइनस कर देते थे ना। तो जो आपका डेफिसिट चल रहा है, उस डेफिसिट में हम 10,000 और माइनस कर दो, क्योंकि हम बोरोइंग को माइनस करके निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट। अरे, प्राइमरी डेफिसिट मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं। बट अभी पढ़ दोगे तो ये भी आपसे हो जाएगा, पढ़ा दे रहा हूं तुमको मैं भी। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है जवानों? व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? तीनों का फॉर्मूला ध्यान रखना। प्राइमरी डेफिसिट हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट आपका 10,000, 10,000 माइनस इंटरेस्ट कितना है? 6,000, 4,000। अरे, आंसर तुम्हारे सीएसई का 1, 2, 3। हाँ भैया, कैसा लगा? आ जाओ। क्या भैया? अच्छा, कैसा लगा? कैसा भाई? कब आया? तो अभी रहेगा ना? तो फिर क्या दिक्कत? यार 9:30 तक जाएगी। अभी है नीचे? कहाँ रुकेगा? मिल गया ना पक्का? मेरे को बता देना, ठीक है, अगर ना हो तो। चल ठीक है, चल मैं आ रहा हूँ नीचे। ठीक है ना तू? हाँ भैया। अरे नहीं। तीन, मीनवाइल मी, जो 3 सवाल करके सीएससी के सपने देखने लगा। अंकुश उससे इंटरेस्ट कमाएगी ना? अंकुश जी, उससे इंटरेस्ट सरकार कमाएगी ना? सर बोरोइंग को तो एक्सक्लूड करते हैं। अरे तो लल्ला, तभी तो 10,000 घटाया यार। क्या तुम लोग सुनते उनते नहीं हो क्या भाई? फिस्कल डेफिसिट में आप जो भी आपका कोई भी डेफिसिट है, उसमें से आप बोरोइंग को माइनस कर देते हो। तो मैंने माइनस कर दिया, ये आपका आ गया फिस्कल डेफिसिट। ये आपका था रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी ये वाला। और ये आपका था प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। ओके, सुनो तो, एक तीसरा सवाल भी आया है। कंट्री का फिस्कल डेफिसिट है ये, अगर उसको 10,000 करोड़ मिला है थ्रू नॉन डेट कैपिटल। द बेस्ट पार्ट इज कि अब आपको क्वेश्चन से डरोगे नहीं। आपको हर चीज का मतलब पता होगा। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है पता है मुझे। कैप कंट्री की इंटरेस्ट लाइबिलिटी आपकी इतनी, चलो इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। एक बार मैं पूरा पढ़ा दूं फिर करेंगे इसको। कर लोगे इसको भी आप? और डायरेक्ट आंसर सामने दिख रहा है। डायरेक्ट आंसर सामने दिख रहा है, इसको भी आप कर लेंगे। बट चलो इसको लास्ट में करेंगे। और ये है सीएससी के सवाल जो इस बार के आए थे। तो ये देख लो, ये देख लो, देख लो, तीनों सवाल आपके ऐसे खटखट हो जाएंगे, केवल एक टॉपिक से। ठीक है, ओके, चलो वापस आते हैं। हो भाई, क्या मजा आया। एक बार बता दो अगर मजा आ गया तो, फिर हम आगे चले। लेकिन रिवाइज कर लेना भाई, वरना भूल जाओगे। पेपर तक उल्टा हो जाएगा कि फिजिकल में कौन था, इसमें कौन था। कौन था रेवेन्यू में, कौन था कैपिटल में। हाँ जी कृष्णा भैया, उतना ही पढ़ लो। निखिल, वो ओरिजिनल डेफिनेशन थी वर्ल्ड बैंक की यार। अजय अनम्यूट करो जरा। अजय नहीं, सीएससी मत दो यार, इतना जोश में मत आओ। मार्केट पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। अजय जरा अनम्यूट करो, आपको शायद समझ नहीं आया दोस्त। क्या डाउट है बता दो यार, आपने नो लिखा है। अजय जी क्या डाउट है? पूछो भाई जल्दी। भैया बोरिया बिस्तर ला, भैया फॉर्म में दिख। हैं? क्या लिख रहे हो बे? अजय जी बताइए क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं बोलेंगे आप, ठीक है सर। बाय बाय। भाई अगर किसी को मैं बोलूँ ना अनम्यूट करने को, कर लिया करो यार, ठीक है। ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं कि, है ना, पेपर में अब नाच होगा, नाच।
दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो तुम नाचोगे या पेपर नाचेगा। चलो, मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है एक बार रिपीट करने का, पता नहीं क्यों। कर रहा हूं, देखो भाई, बजट के हमारे दो दो हिस्से होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक रेवेन्यू, जहां पर सरकार फोकस करती है शॉर्ट टर्म फोकस करने पर, एक साल का फोकस करने पर, ठीक है। जहां पर कमाई के साधन होते हैं टैक्स, या जो इंटरेस्ट बेसिकली कमा आप पे करते हो लोन वगैरह पर, राइट, या जो उसको प्रॉफिट होता है, या आप गिफ्ट पे करते हो। खर्च कहाँ करती है? इंटरेस्ट लोगों को देने में। आपने अगर अपना पैसा रखा है सेविंग अकाउंट में, एफडी कर रखा है, राइट, तो इंटरेस्ट पे करेगी ना सरकार उस पर, तो ये खर्च होता है। सैलरी, सब्सिडी, ग्रांट्स, ये सारे उसके सरकार के खर्च है। शॉर्ट टर्म खत्म, ठीक। अब आते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में कैपिटल रिसीट दो प्रकार के होते हैं, नॉन डेट और डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग का मतलब ही है कि जिस पर सरकार को वापस पे करना पड़ेगा, यानी सरकार जो लोन लेती है, बारोइंग, बैंकों से, आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, दूसरे देश से। और नॉन डेट कैपिटल में क्या आएगा? सरकार कभी कभी कुछ लोन्स रिकवरी करती है, बड़े बड़े डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपनी चीजों को बेचती है, स्टेक बेचती है अपना। और खर्च कहां करती है सरकार? इसको लोन को रिपे करने में, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आपका, और इक्विपमेंट परचेस करने में। खत्म, लो आ जाओ। फिर हमने देखा कि जो आपका रेवेन्यू डेफिशिट है दोस्तों, इट वाज खर्च माइनस कमाई। और इसी खर्च माइनस कमाई में से, तुम सब छोड़ो, इसी खर्च माइनस कमाई में से अगर बोरिंग निकाल दोगे तो वो आपका हो जाएगा फिस्कल डेफिशिट। कई फॉर्मूले आपके होते हैं दोस्तों फिस्कल डेफिशिट के, कई सारे फॉर्मूले आपके होते हैं फिस्कल डेफिशिट के, ध्यान रखना। चलो आ जाओ, अब यहां से ध्यान से देखना, ठीक है। क्या होता है? एक आपका दोस्तों होता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, जो आपके इफेक्टिव का मतलब क्या है? नेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ, देखो, द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेड इन द बजट डज नॉट इंक्लूड द स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट इन एड्स टू स्टेट एंड अदर एजेंसीज टू कैप्चर द ट्रू एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका था ना जीडीपी और नेट वाला जीडीपी, है ना, सिमिलरली है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार का पैसा होता तो है, लेकिन कभी कभी कुछ पैसे स्पेशली जो सरकार राज्यों के ऊपर खर्च करती है, राज्यों में आपके क्या कहते हैं उसको, एसेट क्रिएशन में खर्च करती है, वो काउंट नहीं होते सही से। तो उनको काउंट करने के लिए हम एक और टर्म लेकर आए हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस आई। अब ये हमारे दोस्तों टाइप हैं डेफिशिएट के। देख लो, आपके सीएसई में दो दो सवाल आ रखे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड डेफिशिएट के ऊपर, तो इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा भी आपको, राइट। और बहुत ध्यान से देखना कि हमारे डेफिशिएट्स कौन कौन से होते हैं, सबके फॉर्मूले। पहला दोस्तों आपका हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिशिएट, विच इज वेरी इजी, राइट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या था जवानों? बहुत ध्यान से देखो। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भाइयों, बढ़िया, ठीक है, ओके। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट क्या है हमारा? फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट आपका हमारा जो भी, जैसे मान लो टोटल जो आपका खर्च है, टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसमें से आप क्या करते हो? बोरोइंग को घटा देते हो। टोटल, यानी जो, अगर ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जो आपका रेवेन्यू डेफिशिएट है उसमें से आप बोरोइंग को घटा दो, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। या नॉर्मल जो भी सरकार की कमाई है, जो भी खर्च है, उसमें से कमाई को माइनस कर दो और उसमें से बोरोइंग को भी माइनस कर दो, बोरोइंग को छोड़कर, ये भी एक फॉर्मूला आपका बन जाता है, ठीक। कहने का मतलब जो आप रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर आप खाली बोरिंग घटा दो तब भी आपका वही बात है। ओके जी, तीसरा आता है प्राइमरी डेफिसिट। अब ये समझना, प्राइमरी डेफिशिएट इज नथिंग बट फिस्कल डेफिशिएट माइनस जो इंटरेस्ट सरकार कमाती है, जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है। सो प्राइमरी डेफिशिएट इज फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट। लो भैया खत्म, एग्जाम में सीधे फॉर्मूला आ जाएगा जवानों, फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हमारा। बोलो हाँ भैया। तो प्राइमरी डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, उसके बाद बजट डेफिसिट। ये तो आसान सा है, इसका मतलब सरकार जो बजट में एलोकेट करती है नॉर्मली, राइट, जब नॉर्मली गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा होता है रिसीट से,
उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं बजट डेफिशिएट। बस। अच्छा, व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट? मेरे भाई यहां पर इसको नेट एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन कभी कभी कुछ खर्च होते हैं जो एक्सक्लूड नहीं हो पाते, उनके लिए आपका आता है इफेक्टिव हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट, जिसमें आप क्या करते हो, रेवेन्यू डेफिशिएट में से जो कुछ पैसे दिए गए हैं राज्यों को, उनको माइनस कर देते हो। ठीक। तो रेवेन्यू डेफिशिएट में से आप कुछ माइनस करते हो, वो आपका आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट में। खत्म। इतनी सी ही बात थी दोस्तों यहां पर। ठीक है, इतनी सी ही जवानों बात थी। अब देखो, ये पढ़ लेना, सारे आपके क्या होते हैं भैया, सारे पढ़ लेना। क्या होता है, सब कहानियां हैं। अब देख लो, फिस्कल डेफिसिट देख लो भैया जी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, या फिर इसमें आप बोरिंग को घटा देते हो, बस। बस। अब अगर फिस्कल डेफिसिट आपका हाई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सरकार खर्च खूब कर रही है भाई, इन्फ्लेशन खूब होगा, महंगाई खूब होगी। ठीक है, बस। ओके। अब आते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग पर, लेकिन रुको, वो जो आखिरी सवाल हमने छोड़ा था सीएसई 2025 का, उसका मैं पोल देना चाहूंगा आपको। चल, सीएसई 2025 का आखिरी सवाल इस बार का, इस टॉपिक से 3 सवाल आए थे, बताओ। फिस्कल डेफिसिट है 50,000, 10,000 उसको मिला है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से। कंट्री का इंटरेस्ट है 1,500 करोड़, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। पूछा गया है प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा। अरे सोच के करो बालक, नन कौन टिक कर रहा है? हैं? ओके। पता है, इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है जनता को। आ जाओ। लेकिन आप लोगों ने कर लिया, 60% से हो गया, वेरी गुड यार। देखो दोस्तों, अगर आप मुझे बताओ, ये बताओ मुझे, फिस्कल आपका निकालना है क्या, प्राइमरी डेफिशिट? क्या यहां पर बच्चा बच्चा अभी जानता है कि प्राइमरी डेफिशिट होता है फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट? बोलो हाँ भैया, हम तो जानते हैं इस बात को, जानते हो ना? ठीक है, ओके। अब फिस्कल डेफिशिएट जब आप निकालते हो जवानों, तो उसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसमें से हम रिसीट को माइनस कर देंगे, बोरिंग को छोड़कर। यही फॉर्मूला था, है ना? यही फॉर्मूला था ना? ओके। अब उसने बोला कि आपका हमारा 50,000 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है, और 10,000 करोड़ उसको नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से मिल रहा है। मुझे एक बात बताओ, उसने कंफ्यूज करने की कोशिश ये की है कि 10,000 करोड़ तुम्हारा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से मिल रहा है। अरे भाई, तो हमें क्या करना है? अगर हमारा डायरेक्ट फिस्कल डेफिशिट की वैल्यू हमारे पास है, तो ये फिस्कल डेफिशिएट हमारा इसको यूज करके ही तो आया होगा। अब मैं देखो, जब मैं आपको फिस्कल डेफिसिट निकाल रहा हूं, मैंने, ये तो वही बात हो गई ना, कि मैं आपको बोलूं कि क्या बोलूं, कि भाई एक एप्पल का रेट है 5 रुपए, 5 एप्पल का रेट है 15 रुपए। ठीक है, तो क्या मुझे इस वाले इंफॉर्मेशन की नीड थी? हाँ, अगर एक एप्पल 25 रुपए, सॉरी, अगर एक एप्पल 5 रुपए का है, तो ऑब्वियसली 5 एप्पल 25 का होगा ना। अगर आपने ये वैल्यू मुझे दे दी, तो ये वैल्यू मेरे किसी काम की है नहीं ना। इस वैल्यू का यूज करके ही आपने बताया होगा ना मुझे, तो इसकी नीड नहीं थी ना। तो यहां भी उसने वही किया। अगर उसने आपको फिस्कल डेफिसिट दे दिया है, तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं थी कि आप पैसा कमाते कहां से हो, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट में पूरा वो फॉर्मूला निकाल के अपने आप वो निकलता है। अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि आपका एक्सपेंडिचर इतना है, आपकी रिसीट इतनी है,
आपका इंटरेस्ट इतना है, अब बताओ प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा। तो पहले आप निकालते फिस्कल डेफिशिएट, वो निकालकर फिर इंटरेस्ट को माइनस करते। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास फिस्कल डेफिसिट गिवन है तो इस वैल्यू की कोई रिलेवेंस है ही नहीं, खत्म। प्राइमरी डेफिसिट आपका होता है फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट है 50,000 करोड़ और इंटरेस्ट है 1,500 करोड़। आपका प्राइमरी डेफिसिट होगा 48,500 करोड़, खत्म कहानी। और 62% से ये हो गया। हाँ भैया, आया मजा तीनों सवाल में। ये 3 सवाल थे आपके इस बार के सीएसई में इस टॉपिक से। हो, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं। थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं रजत जी, तुम्हारे पेपर में गलत नहीं होगा भाई। इस लेवल का आप यहां पढ़ रहे हो कि तुम्हारे पेपर में कुछ गलती नहीं होगी। चलो प्लीज रिवाइज कर लेना, मैं मतलब इस पर और जोर नहीं डाल सकता। अगर सच बताऊं, अगर एज अ टीचर रिवाइज करना भी मेरे बस में होता ना तो मैं वो भी कर देता तुम्हारे लिए यार। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो बस में नहीं है मेरे, ठीक है। चलो, हाँ नौकरी मैं कर देता तुम्हारी, है ना, क्यों नहीं। तो भाई बजट का ये वाला पोर्शन, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन अच्छे से हर किसी बच्चे बूढ़े नौजवान को क्लियर हो गया होगा, राइट। मुझे पूरा भरोसा है एवरी चीज, ठीक है। अब एक टॉपिक यहां और बचता है, डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होता है। फाइनेंस करने का मतलब क्या होता है, सोचो। फाइनेंस कभी देखा है फाइनेंस करना। यहीं पर आप एनबीएफसीज को रिकॉल कर सकते हो। फाइनेंस करने का मतलब पैसा देना भाई, खत्म। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होता है कि सरकार जिस तरीके से पैसे कभी कभी रेज करती है उसको बोलते हैं डेफिशिएट फाइनेंसिंग, राइट। सो पूछे अगर एग्जाम में कि व्हाट इज डेफिशिएट फाइनेंसिंग तो क्या लिखोगे आप ये बताएंगे कि एक वो मेथड होता है जिसमें सरकार उस गैप को कवर करने की कोशिश करती है, जो आपका डेफिशिएट हो चुका है उसको भरने का प्रयास करती है। तो इट मींस कवरिंग द गैप। अरे भाई डेफिशिएट को फाइनेंस करना, यानी जो आपका डेफिशिएट है उसको कवर करना, कवरिंग द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। अबे कैसे कवर करती है भैया, मेथड क्या है। तो इसके मेथड्स देखो, क्या क्या मेथड्स हैं आपके डेफिशिएट फाइनेंसिंग के। पहला मेथड, सरकार बोरो करती है, पब्लिक से बोरो कर लेगी, क्या, बॉन्ड्स वगैरह आपके, बैंक से बोरो कर लेगी, फॉरेन बैंक से बोरो कर लेगी, वही तो है जो ऊपर हमने पढ़ा। या एक होता है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, ठीक है। सरकार क्या करेगी, नई करेंसी इशू करेगी, 2,000 रुपए के नोट लेकर आएगी। जिससे क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, समझे वाला। बस, तो कहने का मतलब डेफिशिएट फाइनेंसिंग का पर्पस ये होता है सरकार का कि भाई गैप बहुत हो गया यार, डेफिशिएट बहुत है यार, उसको कम करते हैं। चलो, सरकार अपनी कमाई के जरिए और सोचने लगती है, वही है आपका, खत्म। अब ये पढ़ लेना भैया जी, कुछ बचा नहीं इस टॉपिक में, आपका हमारा पूरा खत्म है। ये था आपका रिसीट। अच्छा, अब हम आते हैं इस बार के बजट पर। ध्यान से, अभी रोक कहीं जाना नहीं आगे से।